हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर चल रहा है और इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपडेट करता हूँ और बाकी आप लोग पिछला वाला डाटा सारा कवर करें तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, एक तो मैं इसका स्टार्ट से रिव्यू दे देता हूँ कि हम ये क्या कुछ पढ़ चुके हैं, ताकि नेक्स्ट आप जो करते हैं तो चलें। एक ऑफलाइन क्लास चल रही है तो इसमें इतना ज़्यादा मैं दिमाग वाला काम नहीं डालता भी। सबसे पहले हमारे पास आता है मेन सिलेक्शन टूल। ठीक है, मेन सिलेक्शन टूल हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से मेन ऑब्जेक्ट टूल से सिलेक्ट करेंगे, मेन सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद होता है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जैसे ये मेन सिलेक्शन टूल लूँगा तो मैं इस पूरे को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा तो मैं इसमें एक एंकर पॉइंट्स जो है, उसी एक एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। सर्कल विजिट को यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं सेंटर में कहीं पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें ये सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं, तो पूरी शेप मूव होगी। लेकिन अगर मैं किसी एक एंकर पॉइंट को पहले सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है एक कंट्रोल क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है एक ग्रुप सिलेक्शन टूल है इसी के अंदर। तो मैंने जैसे एक शेप बनाई और इसके दरमियान में मैं स्टार बना लेता हूँ और इसको मैंने माइनस फ्रंट कर दिया। यहाँ से ही मैंने माइनस फ्रंट कर दिया। अब इस शेप के दो टाइप्स हैं, दो एंकर पॉइंट्स की जगह। एक तो ये जो आउटलाइन में चल रहा है बाहर, ये पूरे चारों आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, एक इसके अंदर यहाँ पे ये स्टार शेप है। ठीक है, ये अंदर से कनेक्ट है। इसको देखें, मैं यहाँ पे आगे पीछे मूव करता हूँ तो ये ऐसे काम इसके साथ हो रहा है। अच्छा जी, मेरा कंट्रोल काम नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं कर रहा। ठीक है, ये अब अंडू नहीं कर रहा इसको, तो अंडू मूव और अंडू मूव यहाँ पे गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार है, अगर मैं मेन सिलेक्शन टूल लूँगा तो देखें यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट हो गया। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये स्टार अंदर से सिलेक्ट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल ले लूँगा। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा ग्रुप अंदर वाला सिलेक्ट हो गया। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये बाहर वाला सारा सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल है, इसको मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मैजिक वैंड टूल आता है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमने जैसे फिल कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं मैजिकली ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि फिल कलर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये और इन सब के कलर मैं अलग अलग कर देता हूँ, कुछ बीच में मैं सेम रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये और ये। फिर कुछ जो है मैं बीच में रेड कर देता हूँ। ये 2-3 जो है मैंने इनको ग्रीन कर दिया और इन दोनों को मैं रेड के पास का कलर दे देता हूँ जो कि ऑरेंज आ गया। ठीक है, ये रेड है और ये मेरे पास ऑरेंज चल रहा है, या मैं इनको डार्क रेड कर देता हूँ। अब मेरे पास इतने ऑब्जेक्ट हैं। मैजिक वैन टूल पे मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पैनल आ जाता है। फिल कलर सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ फिल को देखकर अपना काम करूँगा। मैंने कहीं आगे पीछे नहीं नज़र दौड़ानी कि बाकी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ जिसने स्कूल में जिसने फ्रॉक पहना हुआ है सिर्फ वही बच्चियाँ स्टेज पे आएँ। ठीक है, अब बेशक उन्होंने नीचे हील पहनी हुई है या शूज़ पहने हुए हैं, उन्होंने बॉब कट करवाया हुआ है या लंबे बाल हैं, उन्होंने दुपट्टा है उनके पास या नहीं है। मेरा फोकस क्या है कि जिन्होंने फ़्रॉक पहना हुआ है सिर्फ वही बच्चियाँ स्कूल में स्टेज पर आएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ वही वाला काम है। जैसे मैं कह लूँ रेड कलर की व्हीकल्स लेफ़्ट साइड पे चली जाएँ। अब वो रेड कलर की व्हीकल के अंदर बाइक आता है, गाड़ी आती है, वैगन आती है, ट्रक आता है, बस आती है, कुछ भी आता है। वो व्हीकल है रेड कलर की है तो वो साइड पे है, तो वो हम पहले फिल कलर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, 0 लेके मैं इसको स्टार्ट करूँगा। येलो पे क्लिक किया, आप ये देखें चारों येलो सेलेक्ट हो गए।
रेड पे क्लिक किया, 3 रेड सेलेक्ट हो गए, मैरून पे किया 2 मैरून, ग्रीन पे किया और 3 ग्रीन सेलेक्ट हो गए। अब तो ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं फ़र्ज़ करें इनको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये सब सेलेक्ट किए और इनको ऐसे कर दिया। अब ये मेरे पास एक डिज़ाइन है और मुझे आप में से किसी ने कहा है कि सर ये सारे येलो जो हैं इनको आप सेलेक्ट करके साइड पे कर दें। तो मैं क्या करूँगा, मैजिक वैन टूल लेके येलो पे क्लिक करूँगा, सिलेक्शन टूल लूँगा और इनको उठा के साइड पे कर दूँगा। ठीक हो गया, नहीं फ़र्क पड़ता कि ये कहाँ पर हैं, किस लेयर के ऊपर है, लेयर पैनल में इनकी पोजीशन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखना उन्होंने येलो कलर हो, इनकी आउटलाइन जैसे मर्ज़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सारे रेड सेलेक्ट हो गए, ठीक है। मैरून पे करता हूँ तो मैरून हो गया, ग्रीन पे करूँगा तो ग्रीन। अब अगर फ़र्ज़ करें मैंने इसका नंबर 10 रखा और रेड पे क्लिक किया, अभी भी सिर्फ रेड सेलेक्ट हुए हैं, मैरून नहीं हुए। इसको मैं 20 करता हूँ, फिर रेड पे क्लिक करता हूँ, 30 करता हूँ, फिर रेड पे क्लिक करता हूँ। अब 30 में क्या हुआ है, रेड के साथ मैरून भी सेलेक्ट हो गया, क्योंकि रेड और मैरून के दरमियान में जो गैप है वो एक नंबर के साथ चल रहा होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये नंबर चल रहे हैं ये वाले, ठीक है। अब अगर मैं रेड रखता हूँ तो 360 है, इसको मैरून वाली साइड पे लेके आता हूँ तो ये 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 के अंदर ये ऑरेंज कलर भी आएगा, ठीक है। इसी तरह इधर से 60 तक जाऊँगा तो जो कलर आ रहे हैं बीच में वो आएंगे। तो ये 0 से लेके 360 तक है और ये 30 का जो हमें गैप नज़र आ रहा है वो इन कलर्स का आपस में गैप नज़र आ रहा है, तो वो कोई भी जो नेक्स्ट कलर है वो हमारे साथ ऐड हो जाता है। अब इसके अंदर हो सकता है मैं 120 ऐड करूँ तो शायद येलो भी आ जाए, ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं आया बीच में, ग्रीन अलग है, वो रेड के 120 के सर्कल में नहीं आ रहा। इसको मैं 170 तक लेकर जाता हूँ, अब ग्रीन भी आ रहा है इसके अंदर, मतलब रेड और ग्रीन जो है वो आपस में 170 के गैप के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टी कलर को चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए। अब अगर मैं फिल कलर को छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रोक पे बात हो, मैंने बार सेलेक्ट किया, स्ट्रोक अगर मैंने 0 रखा हुआ और येलो पे क्लिक किया है तो सारे सेलेक्ट हो गए। वो क्यों? क्योंकि इन सब की स्ट्रोक अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की है, ठीक हो गया, सब की स्ट्रोक ब्लैक कलर की है। और ये मेरे पास अच्छा जी कंट्रोल Z नहीं, कंट्रोल Z अभी भी नहीं काम कर रहा, लेकिन चले बाकी काम कर रहा है। स्ट्रोक हमने देखनी थी, स्ट्रोक सबकी रेड है। अगर मैं इसमें से कुछ आध सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सारी येलो सेलेक्ट की है और इनकी स्ट्रोक मैंने मैरून कर दी, और अब मैं मैजिक वैन टूल में जाता हूँ, स्ट्रोक ख़त्म करके फिल कलर ख़त्म करके स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सिर्फ मैरून कलर वाले सेलेक्ट हों या सिर्फ ब्लैक कलर वाले सेलेक्ट। अंदर का कलर कोई भी है, हमारा फोकस सिर्फ स्ट्रोक कलर पे है। और अगर ये भी नहीं अपने करना, हम कहते हैं कि ये भी ब्लैक स्ट्रोक है और जो ये है ये भी ब्लैक स्ट्रोक है। अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, फिल कलर ख़त्म करके स्ट्रोक वेट पे आता है, अब सिर्फ 5 पॉइंट वाले डिफरेंस के जो हैं वो सारे सिलेक्ट होंगे। इन सब का स्ट्रोक वेट है 20, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और इन सब का स्ट्रोक वेट है 1, तो इनके दरमियान में गैप कितना आ गया 19 का। अगर मैं इसको ले जाता हूँ 16 पे और ये वाले 20 पे, अब देखें 5 का गैप है, तो बेशक मैं येलो करूँ तो भी मैरून हो जाएंगे, क्योंकि एक 16 पे और एक 20 पे उनके दरमियान का गैप 5 से कम है, तो ये काम मेरा हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें इसको मैंने 7 रख दिए, तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, साथ में नहीं सॉरी कम करना था, मैंने 7 ज़्यादा कर दिया, 3 का कर दिया। अब 3 के गैप के अंदर ये नहीं आते, ये 20 है और ये 16 है। 4 के गैप के अंदर हो सकता है आ जाएँ, 4 के गैप के अंदर आ गए, 16 और 20 का डिफरेंस 4 है। कम करूँगा तो ये देखें सिर्फ येलो ही सिलेक्ट हो रहे हैं या सिर्फ मैरून हो रहे हैं। इसी तरह ओपेसिटी और ब्लेंडिंग होता है, लेकिन इसको हम छेड़ते नहीं है, ये 3 कलर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी तब होते हैं जब हम पूरी एक बुक लिख दी है और उसमें बहुत सारी सिमिलर चीज़ों को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अंडू करता हूँ एक दफ़ा,
ये नेक्स्ट मेरे पास आइकन आ रहा है। अब मैंने कोशिश करनी है कि मैं बल्कि स्टार को मैं बना देता हूँ, इसकी जगह स्टार बना दें। अब स्टार के एंकर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर है 2 3 4 और 5। अब देखिए मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मैंने गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मैंने जो चीज़ें सेलेक्ट करनी थी जो एंकर पॉइंट, जैसे एक ये 3 4 ये वाला और ये वाला, ये 5 एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट करने थे, तो मुझे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगा। एक यहाँ पे जाऊँगा, 2 यहाँ पे जाऊँगा, 3 4 5 एक्स्ट्रा टाइम लगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये लेसो टूल, इसको जब सेलेक्ट करूँगा तो मैंने एस से जगह सेलेक्ट कर देनी है और उसके दरमियान में जितने भी एंकर पॉइंट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें 5 है, अगर मैं एक और स्टार बनाता हूँ और उसके एंकर पॉइंट्स मैंने ज़्यादा कर दिए। अब मैं जाता हूँ लेसो टूल पे और ये देखें यहाँ से मैंने जितना एरिया सेलेक्ट करना था इतना सेलेक्ट किया और ये एंकर पॉइंट यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट हो गया। अब ये मेरे पास वो शेप बन गया, इसको मैं घुमा लूँ तो इसके दरमियान में कोई भी लिख दूँ तो वो बबल शेप बन जाती है, मैसेज बबल जो होता है वो हमारा बन जाता है। खैर ये हमारा लेसो टूल आ गया। फिर हमारे पास पेन टूल आता है, पेन टूल से कोई भी चीज़ हमने ड्रॉ करनी है तो हम आखिरी पॉइंट तक जाएंगे तो ये काम ख़त्म होगा। ऐड एंकर पॉइंट है, कोई भी ऐड एंकर ऐड करने के लिए दरमियान में, ठीक है। और फिर ए हम मूव करने के लिए, फिर डिलीट एंकर पॉइंट है, कोई भी वीकनेस एंकर पॉइंट डिलीट करना हो हम कर लेते हैं। और फिर एंकर पॉइंट टूल है कि किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करके हम उसके हैंडल को दे सकते हैं शेप, या उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हैंडल की शेप ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे पास कर्वेचर पेन टूल आता है जिसका इस्तेमाल इतना नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल हमने देखा, एरिया टाइप टूल भी देखा, टाइप ऑन अ पाथ टूल भी देखा, बाकी इन सबको छोड़ दें। टच टाइप टूल जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तब आपका इस्तेमाल होगा, अभी ये आपका इस्तेमाल नहीं होगा तो इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। या एक लोगो टाइप बता देता हूँ जिसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। टाइप टूल लिया हमने और यहाँ पे हमने लिख लिया सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है वो हमारे पास एक लोगो टाइप है, इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन लोगों के बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं कि हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि थोड़े स्टाइलिश किस्म के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आता है, ये कह सकते हैं है नहीं, ठीक है। जैसे ये सिग्नेचर है, अब इसके दरमियान में क्लिक करके मैं इसको ऐसे करीब लेकर आ रहा हूँ। अब करीब लाने पर भी आपको देखिए नज़र आ रहा है कि आर लेटर जो है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। अब इसका हम क्या करें, आर तो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे हम ये टच टाइप टूल इस्तेमाल करते हैं। आर पे क्लिक करूँगा और आर को क्लिक करके यहाँ ले आऊँगा और फिर यहाँ से ई पे क्लिक करके मैं ई को ऐसे जोड़ लूँ या ऐसे जोड़ लूँ। तो ये एक सिग्नेचर वाला जो क्या नाम है इसका, टच टाइप टूल जो है, ये किसी भी एक लेटर को आप यूज़ करके तो हम इनके दरमियान के गैप्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक काम इसका ये होता है कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो हमें नीचे कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल देता है, वो इस फ़ॉन्ट के अंदर नहीं है। हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई और अच्छा ऐसा फ़ॉन्ट जिसके अंदर, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये हमें ढूंढना पड़ेगा। नहीं, इसमें भी नहीं है। अच्छा, होता ये बहुत कम फ़ॉन्ट में है लेकिन होता है, जिसकी वजह से ना आपका फ़ॉन्ट अक्सर को बहुत अच्छे डिज़ाइंस दे देता है
लेकिन नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जिसमें होगा जब आप क्लिक करेंगे नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। वो फ़ॉन्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और क्लिक करके दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसको ये फिक्स कर देगा। और ये सिग्नेचर फ़ॉन्ट आपके बनते हैं टाइप टूल में। इसको मैं मज़ीद भी एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो है, मैं आपको वो शेयर करूँगा। फिर उसके बाद लाइन टूल है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, तो इसमें इतना काम आपका नहीं आएगा। शेप टूल है, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, स्टार, ये सारी चीज़ें। फ्लेयर टूल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं। ब्रश टूल है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है, इसको भी छोड़ दें। शेपर टूल कम इस्तेमाल होता है, पेंसिल टूल ज़्यादा होता है और स्मूथ टूल ज़्यादा होता है, ये दोनों हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद इरेज़र, सीज़र और नाइफ़, ये बहुत ज़रूरी हैं। फिर हमारे पास रोटेट और रिफ्लेक्ट, ये आपके पास राइट क्लिक करने पर भी किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जब ये राइट क्लिक करने पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म में ये सारे ऑप्शन आते हैं, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल और शेयर। और फिर उसके बाद हमारे पास स्केल, शेयर, रीशेप, ये भी हमने राइट क्लिक में देख लिया है। ये टूल इतने इस्तेमाल नहीं होंगे, बहुत कम होते हैं, बल्कि होते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से हमने करने हो तो हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है। फिर ये हमारे पास किधर गया, ये वाला टूल है जो हमने शेडो के अंदर यूज़ किया था। और फिर हमारे पास ये शेप बिल्डर है जो हमारा रह गया। पर्सपेक्टिव है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइन आ जाएगा, और अगर आप किसी और जगह पे क्लिक कर देंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए आप वापस इस पे जाके और क्रॉस पे क्लिक करेंगे तब जाके ये ख़त्म होगा। ये ठीक है, इसको पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये काम हम करेंगे नहीं, तो इसको भी अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये मैश टूल आता है जिसमें हमने बॉल बनाया था, तो उसके डिफरेंट कलर हमने इसको दिए थे, और इसके साथ रियलिस्टिक चीज़ें बनती हैं, लेकिन अभी हम वो चीज़ भी नहीं बनाएंगे। फिर हमारे पास ग्रेडियंट टूल आता है जो हमने पढ़ लिया था। फिर कलर पिकर टूल आता है, आई ड्रॉपर, कि अगर रेड कलर मैंने सेलेक्ट करना है और एक कंट्रोल दबाता हूँ, इस चीज़ को सिलेक्ट किया और कंट्रोल छोड़ के अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके कलर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, अपना लेगा। फिर उसके बाद ब्लेंड टूल है, हमने पढ़ लिया, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स इतने ज़रूरी नहीं है। हैंड टूल है, अगर आपने बोर्ड को इधर उधर मूव करना है। जूम टूल है, अगर आपने इसको जूम करना है, कंट्रोल दबा के आल्ट दबा के इसको जूम आउट कर सकते हैं। और आर्ट बोर्ड का टूल है, थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं इसके साथ। आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया, आर्ट बोर्ड को हम छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं आर्ट बोर्ड टूल लेने के बाद, या आर्ट बोर्ड का टूल लेने के बाद आल्ट का बटन दबा के इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास ज़्यादा आर्ट बोर्ड है तो हम इसको क्रॉस करना हो तो भी आर्ट बोर्ड का टूल लेने के बाद हम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर्ट बोर्ड लिया है तो यहाँ पे हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जिसको मैं कह सकता हूँ फ्रंट, ठीक है। अब ये फ्रंट का होता है शो, मुझे यहाँ से इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ये प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, तो A4 हमारे पास फ्लायर का साइज़ होता है, हमने वो रख लिया। यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं आर्ट बोर्ड का टूल लेने के बाद। स्लाइस टूल है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ इसको छोड़ देते हैं। ग्राफ टूल है, नहीं इस्तेमाल करेंगे। स्प्रेयर टूल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़ाइल के अंदर हमने देखा न्यू चीज़, हम न्यू आर्ट बोर्ड लेना है तो यहाँ पे ओपन करना है, ओपन रिसेंट के अंदर जो भी आपने काम किया होता है वो आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। इन केस अगर आपके पास फ़ोल्डर में अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे वो ढूंढ सकते हैं। सेव, नॉर्मल जो सेव हम करते हैं, सेव एज़ करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, या तो हम इसको एडोब इलस्ट्रेटर में करें, या PDF में करें, या EPS में करें, या SVG में, या SVGS में। ये सेव एज़ के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है जिसमें हम कोई भी फ़ाइल है हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आर्ट बोर्ड है तो हम उनको बता सकते हैं कि ये इतने आर्ट बोर्ड हमने करने हैं, लोकेशन हम दे सकते हैं, और एक ही दफ़ा हम PDF, PNG,
JPG, SVG, ये सारी फाइलें एक ही दफ़ा के अंदर हम इसकी सेव कर सकते हैं। ये बहुत हैंडी टूल है, कंट्रोल Alt E से आता है, ये आगे जाके आपके बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इतना काम नहीं है, एडिट में जाते हैं तो ये हम पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक हम कर चुके हुए हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें ये एक्सपेंड वगैरह पढ़ ली हुई हैं। पाथ के अंदर हमने देखा, पाथ जॉइन हमने एक दफ़ा पहले भी कर चुके हुए हैं, ठीक है, जब हमने इरेज़र वगैरह यूज़ किए थे। फिर उसके बाद ऑफसेट पाथ हमने देखा था। रिवर्स पाथ डायरेक्शन जो हमने ब्लेंडिंग के टाइम हमने उसको रिवर्स मैनुअली किया था, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो एंकर पॉइंट्स कम हो जाते हैं, ऐड एंकर पॉइंट्स से ज़्यादा हो जाते हैं। रिमूव एंकर पॉइंट से वो कम कर देगा और सिस्टम ख़ुद कम करेगा। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना आप यूज़ करेंगे नहीं। अच्छा, पैटर्न हमने बना लिए हैं, ब्लेंड टूल हमने इस्तेमाल कर लिया है, इसमें रिप्लेस स्पाइन भी हमने किया था। एनवेलप डिस्टॉर्ट को मैं भी चलें बता देता हूँ। एनवेलप डिस्टॉर्ट में क्या होता है कि मैंने एक नहीं, ये तो बहुत सिंपल शेप हो जाएगी। सर्कल बनाते हैं, जैसे सर्कल बनाया और यहाँ पे मैंने लिख लिया सर्कल, ठीक है। और पहली चीज़ कि मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट सिंपल किया। सेकंड चीज़, टाइप में जाके चेंज केस में जाके इसको ऊपर केस कर दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऊपर सर्कल लिखा हुआ है, नीचे शेप है, ठीक है। अगर हम इन्वेलप डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद वार्प करते हैं, सॉरी मेक विद वार्प नहीं है, सॉरी कैंसिल। इन्वेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टॉप ऑब्जेक्ट हम इसको इस शेप को रखते हैं, ठीक है, और सर्कल लिखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर इन्वेलप मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो आपका जो सर्कल था वो सर्कल की शेप के अंदर लिखा गया, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें बना के अपलोड कर सकते हैं, लोग ये डाउनलोड भी करेंगे। हार्ट लिख के हार्ट के अंदर ले जाएं, फ्लावर, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स शेप नहीं बनानी, ठीक है। अगर मैं जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक स्टार भी बनाता हूँ, ये वाला, ठीक है, और टेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ स्टार। टाइप टूल में जाके चेंज केस में अपर केस, और पाथ को ऊपर ले आएंगे, स्टार को नीचे। इन्वेलप में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट करते हैं तो अब आप देखें इसका सत्यानाश हो गया। यही चीज़ अगर आप स्टार की शेप में कम स्टार में करें तो हो सकता है थोड़ी बेहतर आपको नज़र आए। इसको ऊपर ले जाए, दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में मेक विद ये, तो अब फिर हमें पढ़ा जा रहा है, उसमें तो पढ़ा ही नहीं जा रहा बिल्कुल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स शेप के अंदर तरीका क्या होता है कि आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, फिर उसके बाद एस को अलग करें, टी को अलग, ए को अलग और आर को अलग, तो वो एक काम कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद एक चीज़ हमने पढ़ी थी, इन्वेलप लिख लेता हूँ, टाइप टूल सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके इन्वेलप में जाके मेक विद वार्प, तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आर्क करेंगे और ये वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो ये ऐसे शेप को बनाएगा, नीचे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये आर्क की शेप मैंने सेलेक्ट की हुई है। इसी को वर्टिकल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये। फिर उसके बाद हमारे पास आर्क लोअर आता है। आर्क लोअर में क्या होगा, ऊपर वाली लाइन एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, नीचे वाली लाइन जो है वो सिर्फ वो चेंज होगी, ठीक है। इसी तरह आर्क अपर करेंगे तो नीचे वाली लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ऊपर वाली लाइन सिर्फ बेंड या इन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास आर्च आता है। आर्च में लेटर ई देखें वो भी टेढ़ा हो रहा है, आर्क में लेटर ई अपनी जगह सीधा रहता है। आर्क और आर्च में ये फ़र्क आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास
आर्च को भी नेगेटिव साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बल्ज आता है। बल्ज में क्या होता है कि ये ऐसी शेप हमें दे देता है, और अगर इन्वर्ट की नेगेटिव की साइड लेके जाएंगे तो ये ऐसे इसको उल्टा भी कर देगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बल्ज के बाद हमारे पास शेल अपर आता है और शेल लोअर आता है, इतने इस्तेमाल नहीं होंगे। फ्लैग हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, ठीक है। फ्लैग आ गया। फिर वेव भी बहुत कम इस्तेमाल होगा, लेकिन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अपना लोगो हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये बहुत अच्छी वेरिएशन आ जाती है। फिर हमारे पास फ़िश आता है जो बहुत कम इस्तेमाल होगा। राइज भी बहुत कम होगा। फ़िश आई बहुत कम। इन्फ्लेट बहुत कम। ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हैं क्या चीज़ें, ठीक हो गया। ये मेक विद वार्प के अंदर आ रहा है। फिर हमारे पास आता है इन्वेलप के अंदर मेक विद मैश। अब 4x4 का मैं मैश बनाया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें ये नीचे लेकर आता हूँ, देखें सिर्फ ये जगह नीचे आई है ई की। इसी तरह ये पॉइंट मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये ऊपर चला गया। इसी तरह ये पॉइंट नीचे ज़्यादा नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास ये, तो मेरे पास इन्वेलप ऐसे लिखा हुआ है। मेक विद मैश भी बहुत अच्छा एक काम है अगर आप करने जाएं तो ये, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से आपको डिज़ाइन बनाकर दे रहा है। 4 इकट्ठे भी सिलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास मेक विद मैश अच्छा है। फिर उसके बाद आप इसको फ़र्ज़ करें ये वाला है, इसको हैंडल भी हमें मिले हुए हैं तो हम इसके हैंडल अगर मूव करेंगे तो ये मज़ीद ख़राबी की तरफ जाता जाएगा। अगर हम इसको चाहते हैं ख़राब करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा ऐसा फ़ील होता है कि ये टर्न होके कपड़ा जैसे फोल्ड हुआ होता है, तो ये वाला काम इसके साथ हुआ। फिर उसके बाद इन्वेलप के बाद पर्सपेक्टिव है, इसको हम ना छेड़ें अभी तो अच्छी बात है। और यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ रह गई थी, नहीं यहाँ पे भी यही वाला टूल आपको यहाँ पे भी मिलेगा वार्प के अंदर, ठीक है। मेक विद वार्प जो चल रहा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मेन सिलेक्शन टूल से, इसको सेलेक्ट किया, इफेक्ट में आते हैं, स्टाइलाइज में आते हैं, ड्रॉप शेडो में आते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं तो आप ये देखें हमारे पास प्रीव्यू ऑफ वो लोड ले गया आई थिंक। अब ये देखें प्रीव्यू ऑफ किया तो मेरे पास ये आ रहा है। इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इन्वेलप की शेप में, उसके मैश की शेप में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करो इस इन्वेलप की जगह मैं इंटर लूप लिख लेता हूँ। अब वो इंटर लूप भी देखें उसी तरह लिखा गया जैसे इन्वेलप लिखा गया था, ठीक हो गया। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं करने क्या लगा था, अच्छा यहाँ मैं इसको शेडो देने लगा था। स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो, ठीक है। और ड्रॉप शेडो के अंदर ओपेसिटी एक्स का मतलब होता है यहाँ से आप राइट साइड पे मूव करना चाहें, ठीक है। अगर मैं इसको अभी 0 करूँ, प्रीव्यू ऑन करूँ, एक्स को ज़्यादा करूँ तो ये देखें इस तरफ शेडो चला जाएगा। वाई करूँगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव में लेके जाऊँगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओपेसिटीज़ की कम करूँगा तो ये देखें ओपेसिटी कम या ज़्यादा होगी। ब्लरनेस कम या ज़्यादा करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको करीब करीब बिल्कुल अच्छा शेडो देना हो तो बिल्कुल करीब करीब रख के हम ऐसे शेडो दे सकते हैं। फिर इसका शेडो रिमूव करना है तो आप देखें यहाँ पे अपीयरेंस का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ड्रॉप शेडो की आई मैं रिमूव करूँगा तो शेडो ख़त्म हो जाएगा। अब चूँकि शेडो थोड़ा सा लोड लेता है इसलिए मैंने शेडो ख़त्म कर दिया। स्टाइलाइज के अंदर एक मेरे पास फेदर का ऑप्शन आ रहा है। प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो ये जो भी आपका
डिज़ाइन है इसमें देखें बिल्कुल एंड पे ये फैदर की शेप में पर जिस तरह होता है उसमें साइड जो हैं बिल्कुल वो सॉफ्ट सी हो जाती है। बहुत कम इस्तेमाल होने वाला काम है। फिर इनर ग्लो क्या है कि अंदर की तरफ आपको लाइट नज़र आएगी, जैसे कि ये अगर इसको आप ज़्यादा करते जाएंगे तो ये ऐसे आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला काम होगा। ये अगर इसको चेंज करना है तो आपने अपीयरेंस के मोड में जाके इसको ख़त्म कर दें, या आई ऑन करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेंटर पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑन। अब ये सेंटर में है इनर ग्लो, कोने पे नहीं है। ठीक है, ब्लरनेस कम या ज़्यादा करूँगा तो ये इफ़ेक्ट हमें नज़र आएगा। स्क्रीन को मैं नॉर्मल या कोई और चेंज करता जाऊँ तो हमें ये थोड़े छोटे इफेक्ट नज़र आएंगे, लेकिन वाइट कलर को हमेशा आपने या लाइट कलर को स्क्रीन में रखना है, डार्क कलर को मल्टीप्लाई में रखना है। ये यहाँ पे आपने याद। ओके करते हैं, आई रिमूव कर देते हैं। अफेक्ट में जाके स्टाइलाइज में जाके आउटर ग्लो तकरीबन शेडो की तरह ही होती है, लेकिन ये चारों तरफ बराबर फैल रही होती है। ठीक है, शेडो जो है वो एक साइड पे आपको करना पड़ता है। इसको भी कैंसिल करता हूँ। फिर स्टाइलाइज के अंदर एक और ऑप्शन मेरे पास राउंड कॉर्नर्स आ रहा है, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और स्क्रिबल आ रहा है जो मैंने आपको कल भी बताया था। प्रीव्यू ऑफ कर लेते हैं, बल्कि प्रीव्यू ऑन में ही आप देखें वो उसको नज़र आ गया। स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं 10, फिर प्रीव्यू ऑन करते हैं तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा डिज़ाइन बन सकता है। कोई भी डिज़ाइन बना के आप उसको स्क्रिबल कर लें तो वो एक अच्छा आपका वेरिएशन बन जाती है। जिस तरह कल मैंने गाड़ी के दिखाए थे तो उसमें कुछ मैंने गाड़ी के अंदर जो पैटर्न रिपीट किए थे तो मैंने उनमें से कुछ को स्क्रिबल कर लिया था, जिसकी वजह से वो डिफरेंट हो गए थे और उसको मैंने अपलोड कर दिया। तो बहुत सारे आपको पैटर्न नज़र आएंगे जो स्क्रिबल के मोड में ही चल रहे होते हैं। हमें जैसे लग रहा था जैसे किसी ने स्केच करके पेंसिल से बनाया था। ठीक हो गया। और बाकी ये इस्तेमाल में अच्छी चीज़ें नहीं है जो आप अभी इलस्ट्रेटर के अंदर हम ये इस्तेमाल नहीं करते। और इसके अलावा बताने वाली चीज़ अभी यहाँ पे नहीं है। आई थिंक यही है जो आज का लेक्चर इसमें रिपीट कर दिया कुछ चीज़ें और ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी पिछला वाला आप कवर करें तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर 3D के ऊपर बात करते हैं। और फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर हम जाके देखते हैं क्या कहते हैं उसको, इन्फोग्राफिक। ठीक है, हम इन्फोग्राफिक को देखेंगे, पर तो चीज़ ये भी हमने ली है। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। डिमांड में 100 ही है, लेकिन अगर आपने बनाई हुई है तो ये फ्री पिक वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डाउनलोड होती हैं ये वाली फाइलें भी। ठीक है, ये तो नहीं, ये इन्फोग्राफिक है, ये भी इन्फोग्राफिक है, ये भी इन्फोग्राफिक है। बेसिकली इमेजेस के थ्रू आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, जैसे ये है। अब इसको अगर मैं ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है। अब अगर मैंने कि आपको बताना है कि 4 स्टेप हैं बेसिकली किसी को काम को करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको टेक्स्ट में बताने, ये अगर मैं लिखूँगा दिस प्रोसेस हैज़ 4 स्टेप्स तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस इमेज में पढ़े बगैर आपको समझ आ रही है कि जो काम है उसके 4 स्टेप ही हैं। ठीक है, ये इन्फोग्राफिक होती है बेसिकली कि जिसमें आप बगैर बोले कुछ चीज़ समझा देते हैं। जैसे अगर ये है तो इसमें आपको ज़ाहिर बात है समझ आ रही है कि ये 5 स्टेप के ऊपर कोई काम हो रहा है। ठीक है, ये जो काम है ये 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, या इसके 5 फेज़ हैं। इसी तरह ये है तो ये कोई ना कोई चीज़ आपको वो 5 चीज़ों में बता रहा है कि हेल्थ के बारे में अगर कोई चीज़ है तो ये 5 मेन चीज़ें हैं। डिनर के बारे में है तो डिनर में ये 5 मेन डिशेज़ हैं। पेंटिंग के बारे में है तो पेंटिंग के बारे में ये 5 मेन काम है। तो ये इन्फोग्राफिक है। ख़ुद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो भी बहुत अच्छी बात है, मुझे बता दें आपके मैंने ये पढ़ा है तो भी अच्छा है। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर थोड़ी सी रख लेंगे। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।